आप सभी का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में इंडियन नॉलेज सिस्टम इस पेपर का एग्जामिनेशन है 2 तारीख और 4 तारीख को। तो इसमें से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो हम लोग आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। इसी क्रम में आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पे पहले से कुछ वीडियोस अपलोड है इंडियन नॉलेज सिस्टम के, आप उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों पेपर है जिस शिफ्ट में जो भी शिफ्ट है उस सब शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन दिखने पाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पूछा हुआ है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप है और उसकी जो पद्धति है बेसिकली उसका वर्णन करने बोला गया। तो आइए चलिए सवाल को समझते हैं। तो हमारा प्राचीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है ये विश्व का सबसे संगठित हमारे पास है, उद्देश्यपूर्ण और साथ ही साथ जीवन मूलक जो शिक्षा हमारे प्रणाली है उनमें से एक माना जाता है। यह केवल बेसिकली कहा जाए हमारा जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है ये सिर्फ ज्ञान अर्जन का एक माध्यम नहीं था, बल्कि सभी मनुष्यों को एक समग्र विकास करना। समग्र विकास अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है आपका शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आध्यात्मिक, इन सभी पैमानों पर क्या करना, आपका विकास करना होता है। इसी शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप है वो इतना व्यापक था कि यह केवल व्यक्ति को केवल विद्वान ही नहीं बल्कि संस्कारवान, आत्मनिर्भर और साथ ही साथ उत्तरदायी एक नागरिक बनाने में केंद्रित था। मतलब ये सिर्फ आपको विद्वान नहीं बनाता था बल्कि इससे आप एक संस्कारवान बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उत्तरदायी नागरिक के रूप में बन के निकल सकते हैं। ये इसका फायदा था। यदि इसके हम स्वरूप की बात करें तो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका मूल आधार जो हमारे पास है वो गुरु शिष्य परंपरा था, यानी गुरु शिष्य के परंपरा का आधार पर इसे माना गया था। शिक्षा का केंद्र जैसे पहले विद्यालय या संस्थान था वो कम था और गुरुओं का आश्रम था या गुरुकुल था अधिक होते थे। गुरुकुल प्राय बेसिकली प्राकृतिक वातावरण बनते थे, जैसे वन हो, नदी हो या शांत स्थान में स्थित होते थे जहाँ विद्यार्थी को प्रकृति के समक्ष रखे या शिक्षा प्राप्त किया जाता था। यह व्यवस्था इस विचार पर बेसिकली आधारित होती थी कि प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है मनुष्यों का वो कैसे अच्छा से अच्छा हो सके, दोनों के बीच संतुलन कैसे बन सके और साथ ही साथ संवेदनशील की जो भावना होती है बेसिकली वो आप सही मनुष्यों में कैसे जनरेट हो सके, ये काम करते थे। विद्यार्थी क्या गुरु के सानिध्य में रहकर केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं करते, अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि जीवन जो जीने की कला है वो भी सीखने का करते। मतलब आप उनको सिर्फ शास्त्र ज्ञान नहीं सिखाया था बल्कि आप जीवन जीने के लिए जो भी ऐसे लाइफ स्किल्स है वो सभी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। ठीक है, इस शिक्षा प्रणाली की एक और प्रमुख विशेषता थी इसका आध्यात्मिकता और साथ ही साथ नैतिक आधार था। मतलब इस शिक्षा प्रणाली से बेसिकली हम अपने जीवन में आध्यात्मिक और साथ ही साथ नैतिक आधार भी सीखते थे। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य बेसिकली जैसे आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र रह गया रोजगार प्राप्ति करना या भौतिक उन्नति प्राप्त करना बेसिकली, लेकिन वो समय नहीं था, बल्कि आपको आत्मज्ञान की अनुभूति कराना, आपके चैत्य निर्माण करना, ये सभी विशेषताएं थी हमारे प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली उसके। वेद है, उपनिषद है, धर्म जो ग्रंथ है हमारे पास या धर्मशास्त्र है, दर्शन है, व्याकरण है, गणित है, आयुर्वेद है, खगोलशास्त्र है, आदि विषयों के साथ साथ हमारे पास है जो हमारे नैतिक मूल्य है जिनमें सत्य है, अहिंसा है, संयम है, सेवा है और अनुशासन, इन सभी चीज़ों पर बल दिया जाता था। इस प्रकार शिक्षा जो है वो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने कार्य करती है, नहीं इसी चीज़ों से व्यक्ति जो रहता था अपने आंतरिक मन से क्या था मजबूत बनता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही हमारे पास समग्र था, मतलब हॉलिस्टिक था, मतलब सभी चीज़ों को क्या करना है लेके आगे बढ़ना है। इसमें किसी एक विषय या क्षेत्र तक सीमित रहने की बजाय जीवन के देखिए जितने भी सभी आयाम सबको जुड़ा, मतलब किसी पार्टिकुलर किसी मतलब बेसिकली कैसे एरिया नहीं बना होता, बल्कि ये जीवन से जुड़ा जो भी आयाम है वो सबको टच करता था। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को वेदों का अध्ययन करने के साथ साथ उनको धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, कृषि सिखाया जाता था, पशुपालन है, संगीत है, योग या ध्यान जैसी कई ऐसी बहुत सारी व्यवहारिक गतिविधियाँ सिखाई जाती थी। इससे उनका जो व्यक्तित्व था वो बेसिकली क्या था, बहुआयामी था और वो जीवन जो जीने की विभिन्न जो परिस्थिति है उन सभी चीज़ों का सामना कर सकते थे, उनमें सक्षम हो जाते थे। अब यदि इसके पद्धति यानी मेथड्स की अगर हम चर्चा करने की बात करते हैं तो यह प्रणाली बेसिकली क्या है हमारे पास है, मुख्यतः मौखिक परंपरा बताई थी, मतलब ओरल जो ट्रेडिशन है उस पर फोकस करता था। उस समय लिखित सामग्री जो था जिससे हम लिखते हैं वो सब लिमिट में थी, इसलिए ज्ञान को आपको इसलिए हमारा जो ज्ञान था वो स्मृति के माध्यम से उसे सुरक्षित और संचारित किया जाता था। गुरु शिष्य को श्लोकों और मंत्रों का बेसिकली उच्चारण सिखाते थे और उन्हें बार बार बेसिकली दोहरा कर क्या कर कंठस्थ करते थे। इस प्रक्रिया में क्या होता था, उच्चारण बोलने की उच्चारण की जो शुद्धता होती है और साथ ही साथ अर्थ की समझ जो है वो दोनों पर क्या करते थे, जो विशेष ध्यान है वो उस पर रखा जाता था। यही कारण कि हजार वर्ष तक जो हमारे वेद हैं और जो अन्य ग्रंथ है बेसिकली वो बिना लिखे भी आज तक हमारे पास सुरक्षित है, क्योंकि उसे हमें समझाया गया था, पढ़ाया गया था, इसलिए वो आज भी हमारे पास है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन की जो पद्धति है वो शिक्षा का प्रमुख आधार था। मतलब बेसिकली हमारे पास श्रवण, मनन ये सब के शिक्षा का बेस था हमारे पास है। पहले विद्यार्थी क्या करते थे, गुरुओं से सुनते थे, बेसिकली श्रवण हो जाता था, फिर उस पर गहराई से विचार करते थे, ये मनन होता था और अंत में अपने जीवन का आत्मसात करते थे, यही क्या था हमारे पास निधिध्यासन था।
तो यह पद्धति केवल रटने पर नहीं थी, बल्कि उसमें समझ और आप अपने अनुभव के आधार पर बटा हुआ था ये सब हमारे पास। इसमें ज्ञान जो है स्थायी था और यह साथ ही साथ हमारे पास प्रभावी बनता था। प्राचीन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसमें संवाद और जो प्रश्न उत्तर विधि है उसका भी बहुत सारा महत्वपूर्ण स्थान रहा हमारे पास है। ठीक है, विद्यार्थियों से सवाल पूछना, जिज्ञासा प्रकट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था। गुरु और शिष्य के बीच एक खुला संवाद होता था, जिसमें विषय की जो गहराई है वो तक समझ विकसित होती थी। उपनिषद के अनेक जो कह सकते हैं संवाद है, जिनमें नचिकेता है, यमराज के बीच हो गया, इस विधि के जो उत्कृष्ट उदाहरण देखे जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा जो है वो केवल एक तरफा नहीं है, बल्कि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया हमारे पास है, टू वे प्रोसेस होता है। एक अंत कह सकते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद्धति थी वो थी आपके अनुभव आधारित जो शिक्षा थी, एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल हमारे पर लर्निंग। विद्यार्थी को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं दे रहे, बल्कि उसे अपने जीवन में व्यवहारिक जो अनुभव है वो भी कराया जाता था। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के विद्यार्थी जो है वो जड़ी बूटी की पहचान भी कर सकते थे, स्वयं करते थे, और युद्ध कला के जो विद्यार्थी थे वो अभ्यास के माध्यम से अपने कौशल को विकास करते थे। इससे उनका जो ज्ञान है वो वास्तविक जीवन में उपयोगी और भी बन जाता था। इस शिक्षा प्रणाली में जो अनुशासन है और साथ ही साथ जो आत्मसंयन है उस पर विशेषकर बल दिया जाता था। विद्यार्थी जो है गुरुकुल में बेसिकली साधारण जीवन व्यतीत करते थे, जहाँ उन्हें आत्मनिर्भर बनने की जो शिक्षा वो दी जाती थी। वे स्वयं अपने दैनिक के जो कार्य वो करते थे, जैसे भोजन बनाना हो गया, सफाई करना हो गया, गुरु की सेवा करनी होगी। इससे उनमें विनम्रता आती थी, शिक्षा का जिम्मेदारी आती थी, और साथ ही साथ श्रम के प्रति जो भावना है वो भी विकसित होती थी। प्राचीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका एक महत्वपूर्ण हमारे पास पहलू इसका व्यक्तित्व और जो अनुकूलनशीलता जो स्वरूप है वो था। हर विद्यार्थी की क्षमता, रुचि और गति जो है वो अलग अलग होती है। इस तथ्य को बेसिकली ध्यान में रखते हुए क्या प्रत्येक गुरु शिष्य को उसके अनुसार क्या मार्गदर्शन देने कार्य करता था। यह आज भी हमारे पास वन साइज फिट्स ऑल जो शिक्षा प्रणाली है उससे भिन्न थे और अधिक बेसिकली प्रभावी ज़्यादा रूप था। हालांकि यह प्रणाली जो है अत्यंत समृद्ध थी, लेकिन समय के साथ इसमें देखिए कुछ सीमाएँ मतलब कोई लिमिटेशन देखने को मिले, जैसे शिक्षा का सीमित वर्ग तक रह जाना या महिलाओं की शिक्षा पर जो प्रतिबंध था बेसिकली ये देखा जाता था। हालांकि हमारे पास कहा जाए प्रारंभिक काल में जो गार्गी और मैत्री जैसे कई विदुषियों में थे, फिर भी इसकी जो मूल भावना है और साथ ही साथ संरचना वो अत्यंत ही उन्नत और साथ ही प्रेरणादायक थी। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन वगैरह हम बात करने की कोशिश करें तो प्राचीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्वरूप जो है वो अत्यंत ही व्यापक है, नैतिक है और साथ ही साथ जीवन उपयोगी है। इसकी पद्धतियाँ मौखिक परंपरा, संवाद, अनुभव आधारित शिक्षा और गुरु से संबंध इसे एक आदर्श जो शिक्षा प्रणाली है उनमें बनाती है। आज के आधुनिक शिक्षा तंत्र में यदि इन तत्वों को बेसिकली उचित रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो ये शिक्षा को और भी अधिक प्रभावी बनाता है, साथ ही साथ मानवीय और संतुलन बनाया जा सकता है इससे हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपसे ही बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा, तो इसको इम्पोर्टेंट VVI बोलिए, स्टार मार्क कर लिए, पढ़ लीजिए इस सवाल को। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है तक्षशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो भूमिका रही है इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आइए जानते हैं तक्षशिला और बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो हमारी प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली को समझने में जो तक्षशिला है बेसिकली और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, हमारे भारत में से कई महान विश्वविद्यालय, लेकिन ये दो फेमस तक्षशिला और नालंदा, जिससे हमारे भारत की कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली की पहचान भी जुड़ी हुई है। इसकी अत्यंत भूमिका रही है। यह केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं थे, बल्कि ज्ञान का, शोध का, संवाद का, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता था, इन सभी के देखिए वैश्विक केंद्र थे ये हमारे पास। इन्होंने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को एक संगठित रूप दिया और साथ ही साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल पहचान पहुंचाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय की बेसिकली, तो यह विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है, जिसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 5वीं शताब्दी की ईसा पूर्व मानी जाती है। यह वर्तमान में बेसिकली अभी कहा जाए तो पाकिस्तान में स्थित है। तो उस समय बेसिकली, और पाकिस्तान तो क्या है हमारा, ही तो कह सकते एक बिगड़ा हुआ संतान है हमारा। ठीक है, तो वो समय भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला की विशेषता यह था कि यहाँ शिक्षा का कोई केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज कोई ढांचा नहीं था, बल्कि विभिन्न जो आचार्य थे, गुरु जो थे, अपने विषय में क्या करते, विशेषज्ञता रखते थे और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार उन गुरुओं का चयन करते थे। इस प्रकार ये जो प्रणाली थे वो काफ़ी हद तक क्या था, स्वतः इंडिपेंडेंट था और साथ ही साथ लचीला, फ्लेक्सिबल था। तक्षशिला में जो विद्यार्थी का जो शिक्षा का स्वरूप है वो अत्यंत ही व्यापक रूप था। यहाँ वेद, व्याकरण, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, युद्ध कला जैसे कई विषय जो पढ़ाए जाते थे। विशेष रूप से चाणक्य यानी कौटिल्य जैसे महान विद्वान यहीं से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। इसके अलावा पाणिनि जैसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य ने तक्षशिला से भी अध्ययन किया और जो संस्कृत व्याकरण है उसको व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया। ठीक है,
फिर अगला है तक्षशिला की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें व्यावहारिकता और साथ ही साथ अनुभव पर विशेष बल दिया जाता था। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि उसे आपको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है या लागू करने की जो क्षमता है वो भी विकसित करता था। विद्यार्थी अपने विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त करते थे और समाज में जो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते थे। इस प्रकार तक्षशिला ने भारतीय जो हमारा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको एक व्यावसायिक और उपयोगी स्वरूप बनाने का कार्य किया। अब अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय तो ये प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और संगठित विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त शासक के काल में हुई थी हमारे पास। ठीक है, यह वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो उस समय बिहार में अगर मैं सही तो शायद राजगीर में। ठीक है, तो ये बिहार में स्थित है और उस समय पूरे विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा की सबसे बड़ी जो विशेषता है इसका संगठित और आवासीय स्वरूप था जहाँ हजारों विद्यार्थी और भी सैकड़ों जो शिक्षक एक साथ क्या करते रहते थे और वह करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश पाना है वो बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता था। यहाँ प्रवेश के लिए आपको पहले कठोर परीक्षा होती थी और केवल योग्य छात्रों को प्रवेश मिलता था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध दर्शन और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर व्याकरण, तर्कशास्त्र हो गया, चिकित्सा हो गया, गणित शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, ये सभी चीज़ों के विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा में शिक्षा की जो पद्धति है वो अत्यंत ही क्या थी, उन्नत, डेवलप्ड थी और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से थी। यहाँ व्याख्यान, वाद विवाद, शोध, लोक लेखन सभी चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता था। विद्यार्थी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते थे बल्कि उससे चुनौती भी देते थे और उस पर चर्चा होती थी और नए नए विचार जो प्रस्तुत होते थे। यही कारण बेसिकली नालंदा जो ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए या नवाचार के लिए एक केंद्र बना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की एक कह सकते हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी था। यहाँ चीन, कोरिया हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया और अन्य देशों के विद्यार्थी जो है वो अध्ययन करने आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग और इसिंग ने भी यहाँ अध्ययन किया और अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है इस चीज़ का वर्णन भी किया था। इससे स्पष्ट होता है नालंदा जो है केवल वो भारत का नहीं बल्कि पूरे कैसे दुनिया का एक शिक्षा केंद्र बन के निकला था। इन दोनों विश्वविद्यालय की भूमिका का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि तक्षशिला और जो नालंदा है ने भारतीय जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको ऐसे अलग अलग दो रूप में लेकिन पूरक रूप प्रदान करने का काम किया है। तक्षशिला ने जहाँ स्वतंत्रता, व्यावहारिकता और साथ ही साथ विविधता को बढ़ावा दिया, वहीं पर नालंदा ने संगठन है, शोध है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है उसको विकसित किया। दोनों ने मिलकर हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको क्या किया, समृद्ध और सशक्त बनाया। हालांकि समय के साथ साथ कहा जाए तो विभिन्न आक्रमणकारी और जो राजनीतिक परिवर्तन के कारण यह बेसिकली हमारे महान जो संस्थानों को नष्ट होगी, क्योंकि इस पे बाहरी जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने आक्रमण किया और इसे बर्बाद करने की हर संभव प्रयास किया। क्योंकि ये मालूम है यहाँ सबसे बड़ा जो विश्व का हमारे पास जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय, वो था। लगभग माना जाता है कि भाई बहुत सालों तक ये किताबें जलती रही, लेकिन कह सकते हैं इसका विनाश 12वीं शताब्दी से हुआ, जिसके बाद जो हमारी भारतीय शिक्षा बने उसको गहरा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप शिक्षित बने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बच्चों को आपके ज़माने के साथ रिलेट करता हूँ। जैसे आपसे बच्चे आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप मुझे भी कहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रील्स भी स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। अगर आप रील्स देखते हो या शॉर्ट्स देखते हो, जो भी चीज़ देखते हो, शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सक्सेस और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट फेल्यूर ही मिलता है आपको, क्योंकि ये सभी के सभी चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है और आपको जो चीज़ 5 मिनट का था सोचिएगा 30 सेकंड में देखिएगा तो ये इम्पैक्ट भी वही बनाती है। तो आपको कोई लंबे समय तक याद नहीं रखेगा। जैसे ये बेसिकली अगर कहा जाए, जैसे हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो सकता है शायद यूट्यूब के लोग अधिकारी सुन रहे हो इस बात को, तो उनका समझ आता है। तो क्या करते हैं कि उनका मोरल यही है कि लोगों के माइंड को डेवलप नहीं करने देना, विकसित नहीं करना। कैसे करके लोगों को, आप खुद देखिए कभी चाइना में ये सब चीज़ चलता नहीं चलता, उन्होंने बैंड इसलिए करके रखा हुआ है। कभी आप डीपली पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में समझ पाओगे शायद मेरी बात। ठीक है, तो तक्षशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय ये प्राचीन हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली के दो स्तंभ रहे। यहाँ न केवल बेसिकली ज्ञान का प्रसार प्रसार हुआ, बल्कि यहाँ पर हर संभव लोगों की पढ़ाया जा सके, शिक्षा को एक उच्चतम यहाँ पर लेवल मिला, आदर्श और वैश्विक स्तर तक पहुँचाने योगदान मिला। आज के युग में जब हम शिक्षा और नए मॉडल की बात विकसित की बात करते हैं तो यही प्राचीन संस्थाएं जो है बेसिकली इनके सिद्धांत, जिनमें समग्रता, शोध है, संवाद है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इससे हमें एक बेहतर और एक संतुलित जो शिक्षा प्रणाली है उन सभी को यहाँ पर बनने की राह में दिशा दिखाया जाता है। तो ये था 2 क्वेश्चन जो आपसी बच्चों का जो पेपर है आईकेएस का, जिसे मिनरल नॉलेज सिस्टम कहते हैं, वो वहाँ पर पूछा जाएगा। अब आपसे बच्चों को हमने जितना हो सकता था हर संभव प्रयास करके आपको हमने सब पढ़ा दिया। आप सही बच्चे पेपर देने जाइए और खुद पेपर देने के बताइए कि सर हाँ आपने जो पढ़ाया था वो सारा का सारा क्वेश्चन हमारे सेट्स में देखने को मिला। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, लगता है आपको हेल्पफुल है, यूजफुल है। बाकी बेस्ट हिसाब से बच्चों को हमारी तरफ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।